नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा हमारे सब्जेक्ट्स के आंसर की आ गई हैं और काफ़ी सारे संशय जो हैं वो सारे संशय भी क्लियर हो चुके हैं और सभी की वस्तु स्थिति है वो सबको पता चल गई है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। एक बार बार कॉल या मैसेजेस बहुत आते हैं और वो ये होता है कि सर इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके नंबर कितने भी आ रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू कॉल होगा, है ना, सारी चीजें आपको पता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और इतने नंबर पर इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, ये सारी चीजें अपन ने पहले भी बात कर ली है। पर आपको अगर ये लगता है कि मेरा इंटरव्यू कॉल होगा, भले आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, एवरेज हैं या बहुत कम है, मैं नंबर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आपको अगर अंदर से ये फील हो रहा है कि मेरा इंटरव्यू कॉल होगा, तो आप कतई ये ना समझे कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरे तो 150 नंबर आ रहे हैं, मुझे इंटरव्यू कॉल की तैयारी करनी चाहिए। 160 नंबर आ रहे हैं, मुझे इंटरव्यू कॉल की तैयारी करनी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि एक अवसर है आपका कि इंटरव्यू के लिए आरपीएससी में जाने का, तो क्यों ना ऐसे उस अवसर को ऐसे व्यर्थ में नहीं गवा करके हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से फेस करें, बहुत अच्छी तरह से उसकी तैयारी करें। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस अवसर को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि हो सकता है अभी आपके नंबर कम हो सकते हैं, तो आपका हो सकता है इसमें चयन न हो, लेकिन ये अवसर जो है, क्योंकि अनुभव जो है, जो चीज पढ़ने से हमें नहीं आती है वो चीज अनुभव से आती है। ये चीज याद रखना कि बहुत सारी चीजें जो है वह अनुभव से सिद्ध हो जाती हैं। तो इस अवसर को आपको व्यर्थ में नहीं गंवाना है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन होना नहीं होना वो किस्मत पे है, क्योंकि हमारे जितने हाथ में मेहनत थी वो हमने मेहनत कर ली है और रिटन एग्जाम में हम इतने नंबर लेकर के आए हैं। इसलिए आपको जरा भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी ये बात, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर बच्चे तो 100 इतने नंबर बता रहे हैं तो हमारा तो क्या ही होना है। ये चीज भी बहुत सी बार होती है और ये सुन करके, और आप सभी को पता है कि सोशल नेटवर्क पर इतनी सारी लिस्टें हैं, इतने सारे गूगल फॉर्म जो वायरल हो रखे हैं कि इसमें उस लिस्ट में सब अपने नंबर फिलअप कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो फॉर्म्स हैं इन पर आप विश्वास करके खुद डिमोटिवेट मत होइए कि इस लिस्ट में तो 180 से तो 12 या 15 लोग हैं या 170 से ऊपर तो इतने लोग हैं, तो फिर क्या होगा, है ना। अरे जो होगा वह अच्छा ही होगा, ये सोच करके आगे की तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ करने से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाए और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाए, और जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर हैं उनको इतने नंबर नहीं मिले और एवरेज मिले, तो हो सकता है आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं वो जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं अपने नंबरों को लेकर के, या ऐसे सोशल नेटवर्क पर जो लिस्टें वायरल हो रही हैं उस पर जो भी आप उन चीजों को देख देख करके डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो नहीं होना है। और अपनी रिटर्न में जितनी ऊर्जा के साथ में आपने तैयारी की है, उसी ऊर्जा के साथ में आपको आगे की इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, ठीक है। आज जो है वह अपन धीरे 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 धीरे, अब मोस्ट ऑफ बच्चों के कॉल मैसेज आते हैं कि सर इंटरव्यू के लिए कुछ बताइए या इंटरव्यू के बैचेस स्टार्ट कीजिए। तो अपन आज से जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ जो चीजें हैं जो आपके माइंड में एक संशय को उत्पन्न कर रही हैं कि इसको कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके प्रश्नों का लेवल क्या हो सकता है, हमें प्रश्न वहां कुछ क्या पूछ सकते हैं, तो कुछ एक टॉपिक को लेकर के इन सारी चीजों को मैं आपसे क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी कोई संशय नहीं रहे। किस टाइप तरह का टॉपिक हमें लेना है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी वेशभूषा क्या होनी चाहिए, हमें प्रश्नों का उत्तर किस तरह से देना है, उन नहीं आ रहे हैं प्रश्न तो उन प्रश्नों को किस तरह से उनको बोलना है, या वहां रूम में एंट्री करने के बाद किस तरह का जो इंटरव्यू के टिप्स होते हैं उनको फॉलो करना है, ये सारी चीजों को अपन देख लेंगे। लेकिन आज जो है वह हम देखते हैं कि अपना जो परिचय है, क्योंकि हमारा परिचय जो हमारा नाम है, हमारी जो भी बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें हैं वह आरपीएससी जो विस्तृत आवेदन फॉर्म होता है उसमें वह मांग लेती है। और वो जब इंटरव्यू बोर्ड होता है उस बोर्ड के पास वो सारी चीजें होती हैं, हमने 10वीं कहाँ से की है, 12वीं कहाँ से की है, हमारी ग्रेजुएशन कहाँ है,
ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स क्या हैं, अगर हमारी पीएचडी है तो पीएचडी के सब्जेक्ट क्या, पीएचडी का सब्जेक्ट क्या है, उससे संबंधित जो हमारा हमारा जो इंट्रो है उससे संबंधित जो है उसकी तैयारी हमें कैसी करनी है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वह है दस्तावेज, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हमें कैसे तैयार करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं, एसटी एससी ओबीसी इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह भी बहुत से बच्चों के होते हैं। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि एक तो स्वयं का जो परिचय होता है उस परिचय से संबंधित प्रश्न का लेवल वहां क्या हो सकता है या क्या प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। दूसरी ये है कि हमारे दस्तावेजों को हम कैसे तैयार कर लें। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि हमारा परिचय। ठीक है, हमारा परिचय जो है वह प्रारंभ जो है वह हमारे नाम से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है हमारा जो नाम है उस नाम का अर्थ जो है वह हमें पता होना चाहिए कि उसका उस नाम का व्युत्पत्ति अर्थ जो है वह क्या है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना। उस दोनों तरह के जो अर्थ हैं वह शब्द नाम का जो अर्थ है वह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो गृह जिला है उस गृह जिले के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। गृह जिला जैसे कि हमारा गृह जिला जयपुर है, तो गृह जिले में जयपुर से संबंधित जयपुर का जो इतिहास है, जयपुर की जो कला है, संस्कृति है, भाषा है, वहां के त्योहार हैं, ये सारी चीजें हमें A to Z वहां की हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से संबंधित प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। वहां का विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं, लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं, और उस समय वर्तमान उस परिप्रेक्ष्य में अगर वहां के विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की कुछ विशेष भूमिकाएं रही हो, जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर कोई ऐसी घटना घटित हुई हो तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और वहां पर प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अगली बात करते हैं वह है हमारी जो डिग्रियां हैं उससे संबंधित। तो डिग्रियों से संबंधित जो है वह हमें क्या क्या तैयार करना है। तो एक तो जो तैयार करना है वह है सबसे पहले जो तैयार करना है हमें वह है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है हमारे उसमें पहला जो है 10th 12th की मार्कशीट, 10th 12th, ठीक है, इनकी मार्कशीट और इसके साथ में ही इनके प्रमाण पत्र, इसके साथ में ही इनके प्रमाण पत्र जो हैं। इसके बाद जो हमारी बीए उसकी मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ में ही उनका प्रमाण पत्र। इसके बाद जो है वो हमारी एमए, एमए की अंक तालिका और उसके प्रमाण पत्र। इसके बाद जो है नेट ऑब्लिक सेट, जो भी आपके एलिजिबल हो, दो भी आपके पास हो, दो वह। इसके बाद अगर आपकी पीएचडी है तो उस पीएचडी की डिग्री। इसके बाद मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इन सारी चीजों को आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ में ही विस्तृत आवेदन पत्र जो 2 कॉपी में हमें भरना होता है और वहां पर जमा कराना होता है, उसको भी तैयार करना है। जब आपका इंटरव्यू कॉल होगा तब आरपीएससी विस्तृत आवेदन पत्र आरपीएससी की साइट पे वैसे अभी भी है, तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके भी भर सकते हैं। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमारे परिचय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह होते हैं, एक तो आपके एमए, एमए या आपने आचार्य कर रखा है वहां के जो सब्जेक्ट हैं, एमए के जो विषय हैं, मतलब हायर जो डिग्री है, एमए है या फिर आपकी पीएचडी है, तो एमए के जो आपके विषय हैं उन विषयों से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है कि आपके एमए के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उस एमए के सब्जेक्ट में आपको कौन से अच्छे लगते हैं। तो आपको वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए
और बीए के विषयों का भी हमें सामान्य तौर पर एक नॉलेज होना चाहिए कि हमने बीए में कौन कौन सी किताबें पढ़ रखी हैं। ठीक है, इसके बाद पीएचडी अगर कर रखी है, तो पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी की आपकी जो थीसिस है, जो आपका पीएचडी का टॉपिक है, उससे संबंधित जो प्रश्न है वह किए जा सकते हैं। इसलिए पीएचडी की थीसिस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाएं और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आपको देखना है। ठीक है, दूसरी बात, परिचय से संबंधित जो है, अगर आप संस्कृत भाषा से हैं तो एक प्रश्न बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर वहां का इंटरव्यू का माध्यम क्या होता है, संस्कृत होती है या हिंदी होती है? तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर अगर आप हिंदी भाषा में कंफर्ट हो तो हिंदी भाषा में वो इंटरव्यू का माध्यम हो सकता है। ठीक है, अगर वहां इंटरव्यू संस्कृत भाषा में अगर प्रारंभ हो रहा है तो अगर आप संस्कृत भाषा में ही संवाद करने के लिए अगर सामर्थ्य रखते हैं या कैपेबल हैं तो आपको संस्कृत में ही इंटरव्यू को फेस करना चाहिए, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट इंटरव्यू पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू संस्कृत में फेस करने के लिए कैपेबल नहीं है तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं हिंदी भाषा में संभाषण जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं, तो इंटरव्यू का माध्यम जो है वह हिंदी भाषा में हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वह फिर जो इंटरव्यू है वह हिंदी में चलेगा। लेकिन याद रखना कि जो अपना परिचय है, अगर आप कंटिन्यू इंटरव्यू को संस्कृत में फेस नहीं कर पाते हो, लेकिन जो अपना परिचय है उस परिचय को संस्कृत में कैसे पेश करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका परिचय जो है वह वहां पर पूछा जाए, तो अपना जो परिचय है वह उस परिचय को संस्कृत में देख लेना है कि अपना परिचय जो है इतनी तैयारी कर लें कि अपने परिचय को हम संस्कृत में बोल पाए। क्लियर? तो ये चीजें जो हैं वह हमारे परिचय से संबंधित है और हमारे परिचय में हमारा जो गृह जिला है उससे संबंधित सारे प्रश्न A to Z, अब वो सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं क्लियर कर रहा हूं, वहां के त्योहार कौन से हैं, वहां की भाषा कौन सी है, वहां के कौन सी जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई वहां का पूर्व में कोई विधानसभा में रहा हो या लोकसभा में रहा हो, तो वो जैसे बांसवाड़ा का जैसे हरिदेव जोशी हैं, तो हरिदेव जोशी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जयपुर की बात करें तो जयपुर में जितने भी गायत्री देवी है, तो ऐसे जो भी प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे इसके बाद उस जिले के कोई आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कवि हो या कोई ऐसे प्रसिद्ध दार्शनिक हो, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और वो चीजें जो है वह वहां इंटरव्यू में पूछी जाती है। इंटरव्यू का यद्यपि कोई सिलेबस नहीं होता है कि इंटरव्यू में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, और विषय से विषयांतर भी नहीं होता है। इंटरव्यू स्टार्ट जहां से होता है वहां से लगा करके उसको किस दिशा में ले जाना है उसका निर्धारण जो करने वाले हैं वह हम स्वयं हैं। ठीक है, मैं मेरी बात करूं, इंटरव्यू मेरा स्टार्ट जो हुआ था वह वही होम डिस्ट्रिक्ट और वहीं से हुआ था। जैसे बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे वह मानगढ़ धाम पर आए हुए थे, तो वो क्यों आए थे, वहां से आरपीएससी के चेयरमैन ने इंटरव्यू को प्रारंभ किया था। और फिर मेरे को इंटरव्यू किस तरफ ले जाना है, तो मेरा जो अच्छा टॉपिक था वो रघुवंश था। रघुवंश का पहला सर्ग मैं स्कूल में पढ़ाता भी था और रघुवंश का पहला सर्ग सिलेबस में भी था, तो बहुत अच्छी तरह से उसके श्लोक भी कंठस्थ थे और उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ भी रखा था। तो बस वहां उन्होंने पूछ लिया अभी क्या करते हो, मैंने कहा कि स्कूल लेक्चरर हूं, और स्कूल लेक्चरर में लास्ट क्लास कब ली थी, तो मैंने 11th में ली थी, और क्या पढ़ाया था, तो रघुवंश पढ़ाया था। रघुवंश का कौन सा सर्ग, तो पहला सर्ग, संस्कृत डिपार्टमेंट में जो था तो साहित्य में वो चलता है बस। तो उसका फिर मंगलाचरण पूछा, फिर वागर्थाव्यूह में समास कौन सा है ये पूछा गया। इस तरह से वो पूरा इंटरव्यू वहीं पर चलता गया। ठीक है, तो ये हमें इंटरव्यू को किस दिशा में मोड़ना है उसको आप इसका निर्धारण आपको ही करना है। इसलिए एक चीज मैं इंटरव्यू के लिए कहना चाहूंगा, जब जैसे परिचयात्मक सामग्री की बात करते हैं तो आपका परिचय आपको ही पता है, आपका परिचय आपको ही पता है, इसलिए ये चीज आपको देख लेनी है कि मेरे परिचय से रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो है वह वहां पुटअप हो सकते हैं। जैसे कि आपकी 10वीं या 12वीं के बाद बीए आपने सारी प्राइवेट की है या एमए प्राइवेट की है, तो ये चीज पूछ सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन है वह प्राइवेट है, तो प्राइवेट करने का रीजन क्या है, ये चीज पूछ सकते हैं। आपके बीए और एमए के बीच में गैप है, अगर आपके
बीए और एमए के बीच में गैप है, 2 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, तो उस गैप का रीजन क्या है, कि आपके इन दोनों के बीच का गैप का रीजन क्या है? बीए अगर आपकी एमए अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट करने का रीजन क्या है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके 12th में तो बहुत अच्छे परसेंटेज हैं और बीए में अच्छे परसेंटेज नहीं है ना, या फिर बीए में बहुत अच्छे परसेंटेज है, एमए में अच्छे परसेंटेज नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? तो ये चीज भी आपको पता, मतलब आपको सोच के रखनी है कि ये प्रश्न भी वहां पुटअप हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको इन मतलब एक अपन वार्तालाप कैसे करते हैं, उस वार्तालाप की तरह ही इंटरव्यू होता है, कहीं कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप एक अपने आप को एक साधारण सहज उनके सामने प्रस्तुत करें, जिस कारण से आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स वहां पर मिले, ठीक है। तो ये जो परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं और वह बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और इसमें परिचय से संबंधित जब भी आप तैयारी करो तो आपके जिले से संबंधित A to Z और आपका अध्ययन जहां से हुआ है, जैसे आप रहने वाले अगर अजमेर के हो, रहने वाले अजमेर के हो और आपका जो एजुकेशन है वह दिल्ली से हुआ है, आपका एजुकेशन जयपुर से हुआ है, तो वहां जयपुर का भी कल्चर वगैरह है, या जयपुर के कॉलेजेस वगैरह जहां पर आपने कॉलेजेस किया है उसका रीजन क्या था, ये सारी चीजें भी आपको वहां पता होनी चाहिए और उसके जवाब आपको वहां देना है। आप खुद ही क्वेश्चन कीजिए खुद से और उसका आंसर है वह खुद ही दीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो इंटरव्यू है वह बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं जो AWS या ST SC और OBC के प्रमाण पत्र से संबंधित ये क्वेश्चन जो है वह बहुत बच्चों के माइंड में रहता है कि मेरा इसका सर्टिफिकेट, देखिए ST और SC, ठीक है, ST और SC प्रमाण पत्र की बात करें तो ST और SC का प्रमाण पत्र जो होता है जिसकी वैलिडिटी जो होती है वह लाइफ टाइम होती है। कैसी होती है? लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन याद रखना बहुत से अभ्यर्थियों के पास में ST और SC का प्रमाण पत्र जो होता है वह काफी पुराना होता है ना। और वर्तमान में जो मतलब पुराना का मतलब होता है जो कि मोहर और सील से बनते थे, लेकिन वर्तमान में जो प्रमाण पत्र हैं वह डिजिटल सिग्नेचर वाले आ गए हैं, है ना। डिजिटल सिग्नेचर वाले प्रमाण पत्र आ गए हैं, तो आपको ST और SC का जो प्रमाण पत्र है वह भी अगर डिजिटल सिग्नेचर वाले जो हैं वह प्रमाण पत्र होंगे तो बेस्ट है। दूसरी बात, ST SC और ये प्रमाण पत्र है वह केंद्र का भी बनता है और राज्य द्वारा भी बनता है, ठीक है। तो याद रखना केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ ST SC का जो प्रमाण पत्र है वह राज्य में नहीं चलता है ना, राज्य में वह नहीं चलता है। इसके लिए हमें राजस्थान राज्य का जो सर्टिफिकेट है वह अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वह हमें बनवा लेना है, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की भी समस्या का समाधान समस्या की को फेस नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये जो है वह ST और SC के प्रमाण पत्र जो है उससे संबंधित कुछ बातें हैं और इस चीजों को हमें ध्यान रखना है। वैसे यहां पर कहीं कोई संशय होता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संशय होता है वह OBC के प्रमाण पत्र में होता है। कहां होता है? सबसे ज्यादा जो संशय होता है वह OBC के संबंधित जो प्रमाण पत्र होते हैं उसमें होता है। तो OBC का प्रमाण पत्र जो होता है वह एक तो होता है क्रीमी, दूसरा जो होता है वह होता है नॉन क्रीमी। दो टाइप के ओबीसी के प्रमाण पत्र होते हैं, एक तो होता है क्रीमी लेयर ओबीसी जनजाति ओबीसी क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र और दूसरा जो होता है वह होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जिनकी इनकम है वह 8 लाख से कम होती है, जिनकी इनकम 8 लाख से 8 लाख से जिनकी इनकम कम होती है वह तो आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, और जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक होती है वह आते हैं क्रीमी लेयर में। क्लियर? जिनकी इनकम
8 लाख से कम होती है वह तो नॉन क्रीमी लेयर, 8 लाख से अधिक जिनकी इनकम है वह क्रीमी लेयर में आते हैं। अब इनकी बात करें तो आपको एक चीज याद रखना है कि इस ओबीसी का प्रमाण पत्र है वह जब फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं उस समय का भी चाहिए होता है, और जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उस डेट से 6 महीने से ज्यादा पुराना प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ये बात जो है वह ओबीसी प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, जो ओबीसी का प्रमाण पत्र क्रीमिलर हो या नॉन क्रीमिलर हो। तो ये याद रखना कि आपको जो है वह एक तो फॉर्म फिलअप करते हैं तब का भी होना चाहिए, और दूसरा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर जाने जो डेट है उससे 6 महीने से अधिक पुराना प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक पुराना प्रमाण पत्र है तो आपको वहां पर वह प्रोविजनल कर के रूप में वहां पर इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू तो देने देंगे, लेकिन अस्थायी अभ्यर्थी के रूप में वहां पर इंटरव्यू देने देंगे और आपको कुछ समय देंगे कि आप इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आपको वहां पर किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं लेना है, इसलिए आपको इस प्रमाण पत्र को इंटरव्यू की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर का अगर हो तो आपको उसको ले जाना, अगर नहीं है तो उसको पहले ही बनवा लेना है। ठीक है, तो ये जो बात है वह ओबीसी से संबंधित प्रमाण पत्र की बात हुई। दूसरी बात, एसटी और एससी के प्रमाण पत्र में एक चीज रहती है कि एक जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसकी जो लास्ट डेट होती है उसके पहले की डेट का प्रमाण पत्र हमें एसटी एससी का चाहिए होता है। अगर उस समय का नहीं है और हमारा जो प्रमाण पत्र है वह लास्ट डेट की बाद का प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो हमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम जाते हैं तब वहां पर हमें एक शपथ पत्र स्टाम्प पर लिख करके देना होता है कि मैं जब फॉर्म फिलअप किया गया था तब भी मैं इसी कैटेगरी में आता था, और इसके बाद भी अगर किसी तरह की डाटा जो है अगर मैंने कुछ छुपाया हो या अगर भविष्य में ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा। इस तरह की घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र जो है वह वहां पर साथ में अटैच करना होता है। तो ये जो बात हो गई वह क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की बात हो गई और ओबीसी के प्रमाण पत्र से संबंधित बात हो गई। इसको याद ध्यान रखना क्योंकि इस कारण से बहुत से अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ओबीसी के प्रमाण पत्र की बात हो गई। अब तीसरी बात करते हैं, वह तीसरा जो डाउट है वह है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, है ना, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड प्रमाण पत्र जो है वह क्या होता है कि हमें एक तो जब फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं उस वित्त वर्ष का भी चाहिए, और जब हमारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन होते हैं, जब हमारे दस्तावेज सत्यापन होते हैं उस वित्त वर्ष का भी हमें जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। क्लियर, जब फॉर्म फिलअप किया जाता है उस वित्त वर्ष का भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए हमें, और जब दस्तावेज सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय भी, उस समय का भी हमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए। अगर जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब हमारी इनकम जो है वह 8 लाख से अगर कम है तब तो हम ईडब्ल्यूएस में आ रहे थे, और अगर हमारी जब इनकम, जब दस्तावेज सत्यापन करवा रहे तब अगर हमारी इनकम जो है वह 8 लाख से अधिक हो जाती है, 8 लाख से अधिक हो जाती है, और ऐसे केस में अगर हम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस केस में भी वहां पर आरपीएससी आपको प्रोविजनल कर सकती है। ठीक है, इस केस में भी आपको आरपीएससी प्रोविजनल कर सकती है, इसलिए आपको एक तो फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय का भी ईडब्ल्यूएस चाहिएगा, और एक बार और दूसरा जब दस्तावेज सत्यापन करने के लिए जाते हैं तब का भी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वह चाहिएगा। ठीक है, इस दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, ये तो जो हो गई वह मुख्य तौर पर दस्तावेज से संबंधित बात हो गई।
हमारे परिचय से संबंधित जो प्रश्न है वह किस तरह के पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में देखी। अगली क्लास में दूसरे वीडियो इस इंटरव्यू सीरीज के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपने इंटरव्यू को लेकर के बहुत अच्छी तरह से सब्जेक्ट्स की तैयारी को अभी से कंटिन्यू करें। अपन अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।